सही आंकड़ा नहीं मालूम, लेकिन 11% वो दलित जिस बिरादरी का ताल्लुक बहन जी से है, कितना है? 11%। बाकी खेती किसके साथ है? पार्टी किसके साथ है? डोगरी किसके साथ है? ये सब भी तो दलित में आता है। 16 जातियां उत्तर प्रदेश में दलितों की है, एक जाति 11%, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। और बहन जी क्या कह रही है? अकेले हमारी सरकार आ रही है 2022 से। दोनों सपने देख रहे हैं। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ? कितनी सीट जीते? 10-5। 2017 में कांग्रेस समाजवादी का गठबंधन क्या हुआ? 7-45। तो ये गठबंधन कामयाब नहीं हो सकता। बस एक आखिरी बात, वक्त कम है, कह करके खत्म करूंगा अपनी बात को। हमारे घरों में हमारे दूल्हा भाई आते हैं ना, आते हैं, हमारा दामाद, हमारे दूल्हा भाई आते हैं, हम लोग बड़ी इज्जत करते हैं। यह इंसानी फितरत है, लोगों को दामाद बहुत प्यारा होता। 1 दिन 2 दिन 3 दिन अपने घरों में VIP ट्रीटमेंट होता, सारी चीजें उनको मुहैया कराई जाती। 3 दिन रहते, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन खाना, सुबह बेहतरीन कीमा भेजा फ्राई, है ना, नाश्ता वगैरह बढ़िया होता। और जब दामाद माने गवैया, चाची लोग समझे तो उन लोग गवैया कहा देना दामाद के। दामाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहता, वापस जाने लगता। सास ससुर बेचारे क्या करते? पॉकेट में से पैसा निकाले, 1000-2000 ताकत के हिसाब से आदमी अपने दामाद को देता। ये पुलिस वाले भी किसी के दामाद होंगे, यकीनन इनकी भी इज्जत ऐसे ही होगी, है ना? लेकिन भाई, लेकिन ये दामाद इज्जत हुई, वापस चला गया। लेकिन जब घर के अंदर बंटवारा होता है तो दामाद को कभी हिस्सा नहीं मिलता। नाकारी औलाद को हिस्सा जरूर मिलेगा। समाजवादी बहुजन समाज कांग्रेस ने आपको हमको दामाद तो बनाया, लेकिन कभी औलाद नहीं बनाया। हिस्सेदारी देने की बात आई तो अपनी नाकारी औलाद को हिस्सा दिया, दामाद को हिस्सा नहीं दिया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मुत्तहिद होकर के, मुनज़्ज़म होकर के आप अपने भाई नक़ीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए और ज्यादा से ज्यादा तादाद में मुत्तहिद होकर के गांव जाकर के पार्टी को मजबूत करने का काम करें। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा और एक आखिरी शेर पढ़ूंगा कि जमीन के नीचे से खंडर जरूर निकलेगा, जमीन के नीचे से खंडर जरूर निकलेगा, हमारे नाम का पत्थर जरूर निकलेगा। जमीने हिंद की तहकों को कुरेद कर देखो, मेरे बुजुर्गों का भी सर जरूर निकलेगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं दावत दूंगा भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जनाब ओम प्रकाश राजभर जी को कि वो तशरीफ लाए और अपने बयान से मुखातिब करें। ओम प्रकाश राजभर जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। ये AIMIM द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पर बैठे हुए AIMIM के सदर महोदय, प्रदेश अध्यक्ष भाई शौकत जी और मंच पे बैठे हुए तमाम नेतागण, सामने बैठे हुए फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे हुए सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, देखा भाई बड़ा हल्ला होता कि हम आपसे पूछल चाहते हैं कितना जने ओम प्रकाश राजभर के जाने लेते हैं, हाथ उठावा था, दोनों हाथ उठावा तब समझ में आई। अब देखा हमारी बात सुना,
ध्यान से हमारी बात सुना। हम का सुनावल चाहते, हम का करे बदे आए थे। हमरे भैया देखा डॉक्टर मन्नान जी खड़ा हो जाता है, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करा। डॉक्टर साहब आंखी का ऑपरेशन करल ना, बस वह काम हम करे आए थे। पूरा ऑपरेशन होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? केकर ऑपरेशन? 74 साल की आजादी में जिन नेताओं के हम लोग नहीं दिखाई दिए, उनका ऑपरेशन करके तब दिखाई देंगे हम लोग, वरना हम लोग दिखाई देने वाले लोग नहीं। आबादी हमारी यही वजह हम घूमत है। हम जानत हुआ क्या करत है? भागीदारी संकल्प मोर्चा नाव का भागीदारी संकल्प मोर्चा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बोला का बनी परमाणु बम। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तीनों को मिला दो के साथ ही उत्तर प्रदेश की सियासत तेरे हाथ में होगी। सारी बीमारी तेरी ठीक होगी, कोई माइकलाल रोक नहीं सकता। इसी काम को लेके देखो, इस मोर्चे में बाबू सिंह कुशवाहा, उनकी पार्टी है जन अधिकार पार्टी। किशोर पटेल, उनकी पार्टी है अपना दल। बाबू रामपाल, उनकी पार्टी है राष्ट्रवादी पार्टी। प्रेमचंद प्रजापति, उनकी पार्टी है भागीदारी पार्टी। रामसागर बिंद, उनकी पार्टी है भारत माता पार्टी। रामकरण कश्यप, वंचित समाज पार्टी। अनिल चौहान और ओम प्रकाश राजभर और भैया हमारे सदन महोदय बैठल हुए। हम लोग 9 लोग मिलके भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया हूं। क्यों बनाया हूं? हम लोग उत्तर प्रदेश में 22 में सरकार बनाएंगे, कोई माइकला रोक नहीं सकता है। अब आपको वहन होगा, नोट कर लो, इस उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने का अगर कोई जिम्मा लिया था तो ओम प्रकाश राजभर ने बनवाया है, नोट कर लेना। और बीजेपी को खत्म करेगा तो कोई खत्म नहीं कर सकता है, खत्म करेगा तो ओम प्रकाश राजभर इनको खत्म करके दिखाऊंगा। घबराओ नहीं, ये हमको आपको राष्ट्रवाद की परिभाषा सिखाते हैं। ये राष्ट्रवाद की परिभाषा सिखाते हैं कि मुसलमान राष्ट्रवादी नहीं है। अरे भाइयों, मैं बनारस का रहने वाला हूं, मैं देखा हूं तुम हिंदू मुसलमान करते हो। मैंने बनारस में देखा श्मशान घाट पे हिंदू जला दिया जाता है, गंगा जी में बहा दिया जाता है और वो बहते बहते समुद्र में चला जाता है। और वहीं जिसको तुम कहते हो राष्ट्रद्रोही, ये मुसलमान इस धरती को दिन में 5 बार माथा टेकता है, इस धरती को सलाम करता है। क्या बात करते हो? राष्ट्रवाद की परिभाषा पढ़ो, ओम प्रकाश राजभर को मत सिखाना। और दूसरा काम सुनो, तुमको बह के चले जाते हो समुद्र में, लेकिन ये मुसलमान भाई इसी मिट्टी में दफन हो जाता है और यही मिलकर के राष्ट्रवाद का तुम्हें संदेश देता है कि सीख लो हमसे, दूसरे को मत पढ़ाओ। हमारी दुर्गति का कारण अशिक्षा है। हम 22वें कानून बनाना चाहते हैं। स्नातकोत्तर तक कापी, किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा फ्री में। हर जाति के गरीब के बेटा बेटी को बिना पैसा में पढ़ाने का कानून उत्तर प्रदेश में पास करना चाहते हैं। दूसरा कानून शिक्षा के सवाल पे, जो पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में है वही पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में लागू करने के लिए 22 में हम लोग सरकार बनाना चाहते हैं। तीसरा कानून, जो माँ बाप सारी सुविधा हम लोग देंगे, हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा सारी सुविधा देगा। जो माँ बाप इतनी सुविधा के बाद अपने बच्चे बच्ची को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजवाने का भी कानून पास कराऊंगा। बताओ सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? कितना लोगों की सही रही नहीं? अब दूसरा कानून,
हम जहां से विधायक गई गाजीपुर जहूराबाद 18 साल में 18 महीना मैं सरकार में था, 18 महीना सरकार में था और बीजेपी सरकार में मिनिस्टर था और सपा बसपा कांग्रेस को किनारे करके मिनिस्टर होते हुए अगर विपक्ष की भूमिका निभाया तो ओम प्रकाश राजभर ने निभाया, किसी सपा बसपा कांग्रेस ने नहीं निभा पाया। और आगे देखो, सरकार से लड़ता रहा, सरकार में रह के किस बात के लिए? हम विधायक हैं गाजीपुर जहूराबाद से। मुख्यमंत्री को सदन में कहना पड़ा कि एक लौटा 403 विधायकों में एक हमारा विधायक ओम प्रकाश राजभर ऐसा है जो गरीबों के प्रति इतना ईमानदारी से काम किया कि 3,62,77,000 रुपया गरीबों के इलाज और ऑपरेशन के लिए रुपया अपने विधानसभा में दिलवाने का काम किया है। आप सोचो, हम 4 साल लगभग होने जा रहा है, 19 तारीख को 4 साल हो जाएगा। 6 करोड़ रुपया अपनी विधानसभा में दिया हूं इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए। जब मैं जाता हूं, आज हूं उतरौला में, आप बताओ उतरौला के लोगों, यहाँ का विधायक किसी को 5,000 रुपया दिया दवाई बदे? बोलो दिया? नहीं दिया। इसी नाते हम लोगों ने तय किया, माननीय मिनिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी जी, हमारी इनकी वार्ता हुई, इन्होंने कहा ओम प्रकाश राजभर इससे बेहतर कानून उत्तर प्रदेश में कोई बन ही नहीं सकता, आप तैयारी करो, हम आपके साथ हैं। हम कानून क्या चाहते हैं? कोई भी गरीब किसी जाति का हो, चाहे बीमार हो, ऑपरेशन कराना हो, इलाज कराना हो, चाहे वो प्राइवेट में इलाज करावे चाहे सरकारी में, जितना रुपया लगेगा कानून बनाकर 22 में सरकार बनाकर जितना रुपया लगेगा उतना रुपया गरीबों तेरे हवाले करने का काम करूंगा। तेरा इलाज फ्री में कराने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बनाना चाहता हूं। बताओ ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? तीसरा कानून, अब ही जो मोदी जी बने, मोदी जी बड़ा कच्चा काम बोला, एक एक गुजराती कौनों का 1,500 करोड़, कौनों का 900, कौनों का 1,000, कौनों का 500, कौनों का 800 करोड़, 6,66,000 करोड़ रुपया गुजरातियों का कर्जा माफ कर दिया। वोट देगा यूपी, बंगाल देगा, बिहार देगा, उत्तर प्रदेश देगा, दिल्ली देगा, और कर्जा माफ होगा गुजरातियों का। यही बदे हम लोग तय कैले भाई, भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर हम लोगों ने तय किया है कि 22 में गरीबों सरकार बनाओ, घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार तेरा माफ कर दिया जाएगा। ये कानून उत्तर प्रदेश में माफ बनाना चाहते हैं। आप बतावा कितना जने बिजली माफ करावल चाहते हो? दोनों हाथ उठावा, जैसे माफ करावल चाहता बात हुआ ना। अब आगे कानून सुना, आगे देखा खेल हम लोग क्या चाहते हैं। चौथा कानून, उत्तर प्रदेश में मोदी जी प्राइवेट सारी सरकारी विभाग को प्राइवेट की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। 22 में सरकार बनाओ। अभी हमारे शौकत भाई कह रहे थे आरक्षण की बात, अरे कोई प्राइवेट में जाता, प्राइवेट में आरक्षण ना बा, आवा चला लगा जाए कस के 22 में सरकार बनाओ और प्राइवेट में भी आरक्षण लागू करा करके दिखाऊंगा। यूपी में ये कानून 22 में बनाने के लिए हम लोग घूम रहे हैं और हम गोंडा में खड़ा है। ये उतरौला है, विधानसभा उतरौला होने, विधानसभा उतरौला होने। सुनीला की 2 लाख मुसलमान वोट है ना, 2 लाख। यही में पता ना बा 50,000 वोट भरो का बा, पता ना बा 50,000 वोट सब देखा पियरका लगा लगा फाइन दबाएगा। 50,000 वोट रहा, दोनों जोड़ दा, कोई माइक हरा पाई का हमने की। चलो हमने चली आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बेटका नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये 27 जिला है। 27 जिला में बीजेपी को मोहनी ना हुए थे, विनोद कर मोहनी ना हुए थे। ये तो बलरामपुर जिला है। अभी हम आए लली है, यहाँ 4 सभा कह के चल गए।
कोई के पता ना बा, लेकिन पता कहते बा, पता हो गल बा अखिलेश जी के विचार में अब तक कुर्सी गई, अब कुर्सी गई। अभी तक ये लोग हमारे के पढ़ावत वाला पाठ 16 दूनी 8। अब हमें मिल रहे बैरिस्टर साहब, इनसे पूछ ली कि अब आप बताओ भैया क्या हुई, कहें यार 16 दूनी तो 32 होला, होला कि ना होला, कितना लेने का होला 16 दूनी 32 हाथ उठाया, 32 होला ना। 32 का मकसद समझ ला, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 1700 थाना हो उत्तर प्रदेश में, आज के तारीख में 18% मुसलमान हो, तब 300 दरोगा थाने पर मुसलमान का बेटा होना चाहिए। ये लड़ाई बैरिस्टर साहब लड़ती हमरो आबादी घबरा में। अब वहीं तो बैरिस्टर साहब भी ना आए, अब हमार सुना हम ना करते प्रिंट इंग्लिश पेपर एडिटर शेखर गुप्ता, उनका वीडियो वायरल होता है कि उत्तर प्रदेश में 18% भर बिरादरी के लोग रहते हैं। अब 18 दूनी 36, सरकार बनी 35 पर। यही वजह परेशान गिनती ना रहल। अरे चला बनारस, हमार घर बनारस है, दुनिया के लोग बनारस जाला, आपन भूत परेत रही जाई बरम देखे, हम तो हिया आ रही। जितना जने के घरे दिन हो, भूत हो, पिचास हो, बरम हो, सब हम पकड़वा के वजह से हमके देदा ले जाके गंगा जी में बोल के मारना ही होके इधर नहीं आवा पाई। ये बता देते हमार साफ साफ बात है, ये देश में हमने है तो हमानों के हिस्सा मिले के चाहिए कि न चाहिए, कितना लेने के चाहिए। 4 बार बसपा की गवर्नमेंट, 4 बार सपा की, 60 साल कांग्रेस की, 3 बार से बीजेपी हिस्सा देते हैं। कैसे ये कहले अमन ये हिंदू के बहकावलन, कैसे कहना कि हम हिंदू है। अरे हिंदू के गोलियावत हुआ और हिंदू के बहकावत हुआ, कहा कि जौने दिन बैरिस्टर साहब से हमारे समझौता का घोषणा भई तो सबसे ज्यादा परेशान बीजेपी वाले भैया इन्होंने कहा सुन अब ओम प्रकाश राजभर नवाज पढ़ियन। अरे सुनो बीजेपी के साथियों, जब तुझे सरकार बनानी होती है तो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करके तुम सरकार बनाते हो, तब नमाज नहीं पढ़ते हो, तब नमाज नहीं पढ़ते हो। दिल्ली में 14 में जब तुम सरकार बनाया, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, 2 मुसलमान के बेटे को मिनिस्टर बनाया। शादी कहाँ किया? हिंदू की बेटी से। तुम रोटी बेटी का संबंध करो, हम वोट का संबंध करें तो बुरा लग रहा है। अभी बिहार में शाहनवाज हुसैन को एमएलसी बना के तूने मंत्री बनाया, अभी उत्तर प्रदेश से जफर इकबाल को तूने राज्यसभा भेजा। तुम करो रासलीला, हम करें तो करेक्टर लीला। बीजेपी वाले यही वजह दुनिया में गूगल पर अपने चलिए खाली उससे पूछा कि दुनिया में झूठ बोलने वाला नेता का नाम नरेंद्र मोदी जी। गूगल बताता है कि नरेंद्र मोदी जी। अब इनका झूठ देखा कि 14 में अलन दामन से कहलन, आए देश के लोगों बुरा दिन चल रहा है, तेरा आओ अच्छा दिन ले आऊंगा। तो गरीब सोचना कि चला भाई अच्छा दिन आ जाए तो ठीक है रही। अब तो सरकार बन गई, अच्छा दिन आ गया। जौन सरसों का तेल 50 रुपया किलो रहा बुरा दिन में, अब तो सस्ता हो गई हुई। क्या भाव गई? अरहर का दाल जौन बुरा दिन में 60 रुपया रहा, अब अच्छा दिन आ गया, लगता 30-40 में विचार हुई। आगे देखा एक डहना बजौने के आधार किए नहीं का, जौने के हम रामदेव कहीला कहा कि 30-35 में पेट्रोल भी चाहिए, वोट देगा। अब पता नहीं है करे मोतिया बिंद भले दिखाता नहीं, पेट्रोल कहाँ गया इधर लौकता। अब स्मृति ईरानी चूड़ी लेके ना घूमता नहीं कि मोदी के भेंट कर दे, अब ना लौकता। अब राजनाथ सिंह टाट पहन के कचहरी पर ना बैठता हूँ। अब गृह मंत्री बन के बैठल में मैंने उनके ना देखा था। डीजल गया 82,
पेट्रोल 100 के पार नारा दे रहना नब्बी बार 100 पार नारा दे रहना कि अब की बार 100 पार, लेकिन हमने सब्जी नहीं पावत रही। ये बदे मोदी जी ने कहा देश बिकने नहीं दूंगा, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, BCCL बेच दिया। अभी कैबिनेट से पास हुआ देश बेचने के लिए कई विभाग। हमारे भाई भाषण देते हम कहीं गाड़ी बिकने नहीं दूंगा, टायर बेच दिया, इंजन बेच दिया, स्टीयरिंग बेच दिया, चेचिस बेच दिया, बढ़िए बात। अब भाषण माली कि हम देश बिकने नहीं दूंगा। ये है मोदी जी का खेल। अब घबराओ नहीं, कोई माई कलाल मुकाबला नहीं करेगा। हम आपसे कहना चाहता हूं, घबराओ नहीं, इनके सामने ओम प्रकाश राजभर 22 में इनको हम कहा हूं योगी जी से, योगी जी जिस कुर्सी पर बैठे हो यहां से उठा के वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। बोलना सदन के अंदर का, विधानसभा के अंदर अभी 22 तारीख को सदन चल रहा, सदन के अंदर हमने बोला 2 लाइन का हमने शायद सुनाया था, खाता न बही जौन बीजेपी कहे वह सही। हे बदे हमार साफ साफ बात है, ये देश में हमने हरी हक की लड़ाई हम लोग शुरू किए हैं। जितना हिस्सा देकर बा ओके उतना हिस्सा मिले के चाहिए। आज देखा पुलिस विभाग लगल बा ड्यूटी में, अभी बेचारे हम तक थाना 1700 बा, 1700 थाने में एक भी सिपाही साइकिल से नहीं चलता, एक भी थाने में साइकिल नहीं, सब थाने में मोटरसाइकिल। जब मैं सदन के अंदर बोला उस समय 100 रुपया साइकिल अलाउंस मिलता था। मैंने मुख्यमंत्री से पूछा कि बताओ एक थाना बता दो, उस समय 1400 थाने थे। हमने कहा एक थाना बता दो जिस थाने में साइकिल हो। इस 100 रुपया नहीं, इसको बढ़ा के अब मोटरसाइकिल चल रही है 3000 रुपया महीना मोटरसाइकिल अलाउंस दो, तो 100 रुपया बढ़ा दे 200 कर देगा। अब 200 तो 2 दिन तो खर्चा बा, 100 रुपया का तेल एक दिन, दूसरे दिन 200 खत्म। अब हो गल 28 दिन बचल। अब सिपाही जी दरोगाजी का तरफ सुन, जब झगड़ा होता कर तो दरखास्त लेके थाने, तब तो खुद गुस्सा आए हमन काहे बदे कि अब बलिया का सिपाही दरोगा बांदा में ड्यूटी करेगा, आजमगढ़ का आगरा में, गाजीपुर का गाजियाबाद में, तो गुस्सा ही नहीं परिवार में मिलता नहीं बा कि बॉर्डर सीमा लगौले हमन। तो जब दरखास्त लेके जा हुआ तब गुस्सा मानते कर भागे लेते हैं, लिया 5000, मैं साहब 2000 हो तो काका मांगा ने तेलवा का बोला हो कि नहीं ऐसे बात तेलवा का मांगा तू। अब 28 दिन का सरकार में लगा तेरे थकेगी, ये लोग सुनते नहीं हमन। हम चाहते ही हमारे रजिस्टर साहब समझौले बने कि सरकार बनाइए और इनको 3000 रुपया मोटरसाइकिल अलाउंस दे करके गरीबों को छुटकारा दिलाया जाए। ये काम करने की बात बतावा कितना देने चाहता कि 3000 मोटरसाइकिल अलाउंस हो जाए, आज भावा देने चाहता हुआ ना। और सुना ड्यूटी करत हुआ पुलिस विभाग के लोग 20 घंटा 22 घंटा और तनख्वाह पावत होना 8 घंटा का। बनाओ सरकार, 22 में सरकार बनेगी, 6 घंटा जो ड्यूटी करी 6 घंटा का तनख्वाह के दिए देने का कानून उत्तर प्रदेश में हम लोग बना के दिखाएंगे। ये व्यवस्था हम लोग चाहते हैं। और आगे सुना, और हम आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में अब हिंदू मुसलमान नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, अगड़ा पिछड़ा नहीं, अब हम सब लोग भाई भाई हैं। हम सब लोग भाई भाई हैं। ये जो कहता है, जो चुनौती देता है हिंदू मुसलमान, हम चुनौती देते हैं। एक हिंदू का नाम बता दो बीजेपी के लोगों, तेरे सामने टेस्ट करा दूंगा। एक मुसलमान का बेटा खड़ा कर दूंगा, एक हिंदू खड़ा कर दो, दोनों का खून निकाल लो और दोनों का खून निकाल करके तुम बता दो, ब्लड चेक करके बता दो ये हिंदू का है मुसलमान का है। कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। ये बंटवारा करते हैं।
हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाने वाले लोगों, घबराओ नहीं। ये ओम प्रकाश राजभर, तूने कुशवाहा को धोखा दिया, कोई साख सैनी माली को मुख्यमंत्री बनावा बदे वोट दे ठेगा थमा दिलक जब कोई राम तो लोग काम ना बा ठेगा थमा दिया। ओकरे बाद गैलन पटेल जी, पटेलो जी के ठेगा थमा देना, गैलन राजभर जी इन्हों के ठेगा थमा देना, गैलन प्रजापति जी, पाल जी, चौहान जी, बिंद जी, केवट जी, मल्ला जी, माजी, बजवार आरक्षण ले गल योगी जी ठेगा थमा देना। मोदी जी, अमित शाह जी कहन ओम प्रकाश राजभर से कि 17 जातियों को अनुसूचित जाति में नहीं शामिल करूंगा। हमने कहा ये इस्तीफा ले लो, दुनिया तेरे सामने घुटना टेकेगी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तेरे सामने घुटना नहीं टेकूंगा। जा रहा हूं लौट के। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बाद अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया तेरे अधिकार के लिए, दूसरे नंबर पर अगर मंत्रिमंडल से इस्तीफा अगर कोई दिया है तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई माइकल धरती में पैदा नहीं जो इस्तीफा दिया। इस नाते आपसे कहना चाहता हूं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। अब वो दिन आ गया साथियों, अब वो दिन आ गया। अब सरकार तो बनेगी, हम मात हिलवे करी, हम मात हिलवे करी जब ले हुरल न जाए। क्या समझ ला? हम मात हिलवे करी जब ले हुरल न जाए। हिस्सा हमारे के तब तक न मिली जब तक हम हमें मिल के लड़ल न जाएंगे। बोला कितना जने मिल के लड़वा? आज के बाद यहाँ जितना जने याद होगा, देखा राजभर जी लोग तो पीएफ का झंडा टांगने देंगे, टोपी पहन लेने होंगे। हम मुसलमान भाइयों आपसे कहना चाहता हूं, अपने मकान पे अगर सपा का झंडा टांग दो तो यादव का दिखता है, बोलो है कि नहीं? यादव का दिखता है। बसपा का टांग दो तो चमार भाई का दिखता है, बीजेपी का टांग दो तो पंडित जी बाबू साहब का दिखता है, लेकिन ही हरियर का टांग का तब कितना दिखाई? बोलो कितना दिखाएगा? तेरा झंडा दिखेगा तेरा। इस नाते हम पूछना चाहते हैं, बताओ कितने लोग अपने अपने मकानों पर ये झंडा टांगोगे? जरा हाथ उठाओ मन से। झंडा कहां से आई? ना ना, झंडा हम रुपया वाला नेता है। एक झंडा तो हम ज्यादा नहीं 10 रुपया लेते हैं, थोड़ा के नहीं 10 रुपया हमें चाहिए। आई झंडा कहाँ मिली यो जान जा। डॉक्टर मनमान जी खड़ा हो जा, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। इनसे झंडा ले ली है, अगर ये ना दे पैसा तो फिर हमरे शौकत भैया हुए एक पकड़ लिया, अगर यो न दे पैसा हमरे पहले माल हो, हम बनवा के भेजवा देवे का करा। लेकिन दरवाजे पर झंडा टांग करके ये साबित करो ये झंडा हक के लिए है, अधिकार के लिए है, सम्मान के लिए है और न्याय के लिए झंडा है साथी। इस नाते इसको टांगना हमारा कर्तव्य है। आज देखो हम बनारस का रहने वाला, पहलवा तक तो चोरी डकैती लूट हत्या हो तो कोई न पकड़ा, दरोगा जी के पकड़ा, बगलिया में भरोटी रहे तो चाटे भर पकड़ के चला हो जाए। लेकिन जब हम झंडा लेके निकले, हम बोल बनाए, अब कत्तो चोरी डकैती होता, जब राजभर का नाम आवता तो कत्तो नहीं यार, सोले फिल्म वाला नाम याद आवता, आने लगा। गब्बर सिंह कहा था न कि 50-50 कोस दूर पर जब रात को बच्चा रोता है तो मां कहती है बेटा सो जा, नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा। सोले फिल्म में डायलॉग था, वही डायलॉग को हम चपली हम कही कि कहीं भी उत्तर प्रदेश के 75 जिले में कहीं भी किसी गरीब हमारे समाज के ऊपर जनजातीय अत्याचार करोगे, अगर पता लग गया तो ये सोच लेना कि राजभर की तरफ ताकता है, अगर खाने का दरोगा तो उसको 50-50 कोस दूर ओम प्रकाश राजभर याद आते हैं कि रात को आ जाएगा, मामला बिगाड़ देगा। इस नाते ये आपका नेता है, आपका महबूब, जो बैरिस्टर की डिग्री लेकर के आपके बीच में आपका हक दिलाने के लिए, आपका हिस्सा दिलाने के लिए आया है, इसको बदनाम करते हैं लोग। कौन? सपा के लोग, कांग्रेस के लोग, भाजपा के लोग, खासतौर से बसपा सपा कांग्रेस के लोग कहते हैं बी टीम है। अरे मत हो,
हमारे साथ है ओम प्रकाश राजभर के साथ। कहे तो हमको भी थी जबान फाड़ लूंगा तेरा, कह नहीं सकते। हम 10 लोग हैं, बाबू सिंह कुशवाहा तेरे साथ नहीं, कृष्णा पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, अब तो मजा आई। घबरा मत, हम लोग तैयारी कर चुकल रही। अब हमारे संगे आखिरी नारा हमारे भैया प्रदेश अध्यक्ष जी में जी आप जानते टाइम भी नहीं बा, हमने संगे एक नारा लगावा। हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे शिक्षा वाली सरकार। हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे शिक्षा वाली सरकार। अब की बार इतना जोर तो हमने बनारस में मन कनिका का मुर्दा बोलना पाए। आपसे बोला अब की बार, अब की बार। दूसरा नारा हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे भाईचारा वाली सरकार। हिंदू मुसलमान नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, अगड़ा पिछड़ा नहीं, भाईचारा वाली सरकार। हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे भाईचारा वाली सरकार। अब की बार, अब की बार। दोनों हाथ उठा के हमारे नहीं बोलिए, दोनों हाथ उठाइए। देखा के न उठाई, ये उतरौला का दरिद्र वही के घरे जाएगी। बाप से बोला अब की बार, अब की बार। इसी बात के साथ हम जल्दी मिलते हैं आप लोगों से। इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूं। खुदा हाफिज, जय भीम, जय किसान राज, जय सुरेंद्र, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। 1 मिनट सुनने की जो टीम है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब व माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का स्वागत करेगी, गुलपोशी करेगी। 1 सेकंड पकड़ ले तो जल्दी करिए भाई, हमसे फोटो ले लेना, दे दोगे। देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया। अभी आपके सामने जनाब ओम प्रकाश राजभर जी खिताब फरमा रहे थे। मैं उनकी बात सुन रहा था तो एक चीज मुझे याद आई कि पुलिस वाले वाकई में नाराज रहते हैं। अब आपके सामने जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खिताब फरमाएंगे। देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेर नशीन पर तशरीफ फरमा मंच पर बैठे हुए भागीदारी संकल्प मोर्चा के सदर मोहतरम जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब, उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन उत्तरौला विधानसभा के उम्मीदवार डॉक्टर मन्नान साहब, मेरे मजलिसी रुखा जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब के पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, बुजुर्गों और मेरे गयूर नौजवान साथियों, उन्होंने अपने समाज को मुत्तहिद करके उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने समाज पे उनका एक मुकाम पैदा किया। मैं जनाब राजभर साहब को सलाम करता हूं
कि उन्होंने बड़ी मेहनत और काविशों के साथ अपने समाज को यहां तक लाया और वो इस पर मुतमईन या इत्मीनान नहीं किया, बल्कि उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा को बनाया और इस भागीदारी संकल्प मोर्चा में तमाम उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए समाज को शामिल किया, उनकी सियासी पार्टियों को शामिल किया। मैंने हमेशा कहा और फिर कह रहा हूं और कहता रहूंगा कि भारत की सियासत की तल्ख हकीकत यह है कि अगर जब तक आपके पास अपने वोट से आपके नुमाइंदे कामयाब नहीं होंगे, आपके मसाइल कभी हल नहीं किए जाएंगे। भारत की सियासत की तल्ख हकीकत यह है कि अगर कोई दलित समाज से उसका ताल्लुक है, कोई राजभर समाज से उसका ताल्लुक है, कोई बैकवर्ड क्लास से उसका ताल्लुक है, कोई मुस्लिम अक़लियत से उसका ताल्लुक है, तो याद रखिए आप जब तक अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, अपने विधायक को, अपने सांसद को, अपने जिला परिषद के इलेक्शन में अपने वोट से अपनी पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, आपकी आवाज को ही नहीं सुनेगा, आपकी आंख से बहने वाले आंसुओं की कोई परवाह नहीं करेगा, आपके चेहरों पर जो मसाइब और मुश्किलात रूनुमा होती हैं, तो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जालिम लोग बजाय उन जुल्म को और उस तकलीफ को महसूस करें, वो मुस्कुराते रहेंगे। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक तारीखी मौका आपके पास आया है कि आज आप भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत जमा हो जाइए और हम लोग मिलकर अपने दिलों को मिलाकर गलतफहमियों का खात्मा करके एक मुत्तहिदा कोशिश करेंगे ताकि वो पिछड़ा समाज जिसको बड़ी बड़ी पार्टियों ने उनसे इंसाफ नहीं किया, मैं आपसे ये भी गुजारिश करने आया हूं कि आइंदा साल जब उत्तरला में असेंबली के विधानसभा के चुनाव होंगे तो यहां से इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर मन्नान मजलिस के उम्मीदवार होंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, पिछले 4 साल से बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश रियासत के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जनाब योगी आदित्यनाथ हैं। इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी कि भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जाए। इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी कि सिर्फ एक ही मजहब की, एक ही तबके की, एक ही जात बरादरी की बात करें। इनका हालिया बयान आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह कह दिया कि भारत को विश्व में उसका मुकाम इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम सेकुलरिज्म को मानते हैं। मैं उत्तरला की सरजमीन में खड़े होकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञान देना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये भूल चुके हैं कि जिस संविधान पर उन्होंने कसम खाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसी संविधान में योगी जी अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस संविधान को बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, उस संविधान में मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भारत के संविधान की आर्टिकल 14 को पढ़ लीजिए। आर्टिकल 93 है और जिस संविधान में सेकुलरिज्म लिखा गया उसी के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो सेकुलरिज्म पूरी दुनिया में, विश्व में भारत को उसका भान जाने से रोक रहा है। योगी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं
हमारे मुल्क के वजीर आजम से पूछना चाहता हूं, आज देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें माशाअल्लाह 100 रुपये लीटर हो चुका है। क्या वो सेकुलरिज्म की वजह से हुआ है कि हमने गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर दिया? आज वही गरीब महिला 865 रुपये का गैस का सिलेंडर खरीदने के मौक़िफ़ में नहीं है, इसलिए कि उसको किराया देना है अपने घर का, इसलिए कि उसको अपने बच्चों को खाना खिलाना है, इसलिए कि उसके पति के पास अब नौकरी बाकी नहीं रही। मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गरीबों की तकलीफ को दूर करने के बजाय सेकुलरिज्म की बात करते हैं। मैं उत्तरोला की सरजमीन पर खड़े होकर आपको बताना जरूरी समझता हूं। क्या आप जानते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 775 एनकाउंटर हुए, 6475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की थी, 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों? आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है कि एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो, ठोकने से जुल्म या क्राइम का खात्मा नहीं होता। चाहे मैं हूं या कोई पुलिस का आईपीएस ऑफिसर हो, कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। मगर इस ठोक दो की पॉलिसी ने देख लिया कि 6475 एनकाउंटर थे। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या ये हुकूमत संविधान के तहत काम कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है या रूल बाय गन है? इसका फैसला यकीनन उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। मेरे अजीज में बल्कि पूरे मुल्क में CAA NPR NRC के खिलाफ एहतजाज हुआ। हम सब ने मिलकर एहतजाज किया इसलिए कि वो कानून भारत के संविधान के खिलाफ था। वो कानून राइट टू इक्वालिटी, मसावात और बराबरी के खिलाफ था। पार्लियामेंट में जब इस पर बहस हो रही थी तो मैंने बीजेपी के 300 सांसद के सामने खड़े होकर भारत के संविधान की दलाइल को देकर यह बताया कि मजहब के नाम पर सिटीजनशिप का कानून नहीं बन सकता, मजहब के नाम पर आप मुसलमानों से सिटीजनशिप नहीं छीन सकते। और मैंने पूरी पार्लियामेंट में सांसद में खड़े होकर उसको काला कानून करार किया और उस काले कानून की कॉपी को फाड़ा। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम लोगों को जिन्होंने खास तौर से हमारी मां और बहनों को जिन्होंने पुरअमन एहतजाज किया उस कानून के खिलाफ। मगर अफसोस ये है कि उत्तर प्रदेश में 23 मुसलमानों को गोली, ये कौन सा इंसाफ है कि गोली मारकर इनको जान ले ली जाती है? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की रिपोर्ट है, रिटायर्ड जज की रिपोर्ट है, जिन्होंने कहा कि उन बच्चों की जान लेने के लिए गोली मारकर उनको खत्म कर दिया गया। वो 23 मरने वाले कहां कहां के थे? अलीगढ़ के थे, मुजफ्फरनगर, आपके माओ बैरेज और बुलंदशहर से इनका ताल्लुक था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये शासन संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती रहेंगी फिर हमारे मुल्क में जमहूरियत का क्या होगा? उत्तर प्रदेश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या होगा? आज मरने वालों के घरों में कोई जाकर उनसे पूछता नहीं। वो 23 लोग आज दुनिया उनके घर की तरफ रुख नहीं करती। कोई उस मरने वाले मां की बेटे से जाकर नहीं पूछता
कि मां तो सुकून में है या नहीं। मरने वाले बेटे के बाप के पास कोई जाकर उससे पूछता नहीं है कि चचा आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि जिन लोगों की जानें चली गई आज उनके घर में कितना गम होगा, कितनी तकलीफ और कर्ब में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर मैं आपको ये बात बताने आया हूं कि याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क और इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए हमको अपनी जान के नजराने भी देना पड़े तो हम देते रहेंगे। अगर हमको अपनी जान कुर्बान करना पड़ा तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला अगर मैं आप ये खून का खतरा बहाएंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं रखेगा मुझे ऐसी जिंदगी दे कि दमे वापसी तक मैं तेरे सामने सजदा करूं, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों के सामने अपने सर को ना झुकाऊं। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूं कि रब्बे करीम आप मुझे जब तक जिंदा रखेंगे मेरी जबान आपके जिक्र से तर होती रहे। मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करता हूं और करता रहूंगा कि अल्लाह तो मुझे जब तक जिंदा रखेगा मुझे मेरी जबान में वो ताकत दे कि मैं जालिमों के सामने खड़े होकर उनके जुल्म और इंसाफ का मुतालबा करता रहूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा ये मेरी जिंदगी का नज़्म-ओ-नैन है। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि या अल्लाह मुझे अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का कुत्ता बनाकर रख। या अल्लाह मुझे ऐसा कुत्ता बनाकर रख जो कभी भी मजलूमों के जालिमों अगर जुल्म करे तो मैं उनके खिलाफ आवाज उठाऊं। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह अगर तू मुझे मौत दे तो शहीद की मौत दे, ताकि मैं आज तेरी जिंदगी जो तूने मुझे दी है अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। कौन कौन सी नेमत का मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं। और मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं बेखौफ होकर बगैर किसी के डर से या बगैर किसी के सामने अपने सर को झुकाकर, क्योंकि हम अगर सर झुकाते हैं तो सिर्फ रब्बे कायनात के आगे सर झुकाती है। मैं आपको ये तहफ़्फ़ुज़ देने आया हूं कि ये मेरी जिंदगी का नज़्म-ओ-नैन है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो जुल्म किया जा रहा है इंशाअल्लाह ताला ये जुल्म का खातिमा होगा, ये जुल्म का खातिमा होगा। कहां गई इंसानियत? ये हमारा देश गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, गुरु नानक का देश है, ख्वाजा अजमेरी गरीब नवाज का देश है। मेरे बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज एक मासूम बच्चा गाजियाबाद में जाकर एक इबादत गाह में पानी पीता है, प्यासा है, पानी पीता है तो उसको पीटा जाता है, उसको मारा जाता है और उससे कहा जाता है कि तू इस मजहब का नहीं है, तो कैसे यहां पर आकर पानी पीता। क्या ये इंसानियत है? क्या इसलिए हमने अंग्रेजों से लड़कर इस मुल्क में 200 साल की गुलामी से हमने आजादी हासिल की? क्या हमने गांधी के साथ खड़े होकर लाठियां इसलिए खाई थी? क्या इसलिए अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने काले पानी की सजा को बखुशी कबूल किया? क्या इसीलिए हमारे उलमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देकर फांसी की सजा को मुस्कुराते हुए कबूल किया? क्या इसीलिए जौहर बरादरान ने, क्या इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसी दिन के लिए दिया था कि अगर कोई मासूम बच्चा किसी और की इबादत गाह में जाकर पीने का पानी पीता है तो उसको मारकर उसकी वीडियो बनाई जाएगी? ये इंसानियत है। और तुम नाम लेते हो गांधी का, तुम नाम लेते हो कि भारत में हम अपनी आजादी के 75 साल का जश्न मनाएंगे। किस बात का जश्न मनाओगे? किस बात का जश्न मनाओगे कि बच्चे को मारकर उसका वीडियो बनाते हैं?
हम कौन सा खराज अकीदत गांधी को पेश कर रहे हैं? हम कौन सा खराज अकीदत सरदार पटेल को पेश कर रहे हैं? हम कौन सा खराज अकीदत उन मुजाहिदीन आजादी को पेश कर रहे हैं? हम कौन सी मोहब्बत सुभाष चंद्र बोस नेताजी से अदा कर रहे हैं कि जब इसी देश में एक बच्चे को मारकर उसकी वीडियो बनाई जाती है? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो एक मासूम बच्चे को पीटते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए उन लोगों को जो नफरत की फिजाओं में इजाफा कर रहे हैं। अरे इबादत गाह किसी की भी होगी, तुम भगवान की पूजा करो या अल्लाह की करो या गौतम बुद्ध की करो, मगर इंसानियत तो सबसे बड़ी चीज है। अगर मैं अच्छा मुसलमान, अगर मैं अच्छा इंसान नहीं हूं तो मैं अच्छा मुसलमान नहीं बन सकता। अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, और अच्छा इंसान बनने के लिए कमली वाले आका ने क्या कहा था कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। यहां रहम नहीं किया जा रहा है, यहां पर रहम नहीं किया जा रहा है, यहां पर जुल्म किया जा रहा है, यहां पर नफरत के इजाफा किया जा रहा है। बताओ, जब ये नफरत इतनी फैल जाएगी तो फिर मुल्क में क्या होगा? कौन एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको समझने की जरूरत है। इसीलिए इस नफरत के खात्मे के लिए, ताकि वो मासूम बच्चे जो आज हमारी सफों में बैठे हैं उनको कोई मारे ना पीटे, उस बच्चे के मां बाप की कोई बेइज्जती ना करे, इसीलिए ओम प्रकाश राजभर साहब ने संकल्प मोर्चा बनाया है। और हमको जुल्म के खात्मे के लिए, इंसाफ को हासिल करने के लिए, मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, हमको नफरत के खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा। हमको ये लड़ाई जो लोग लड़ा रहे हैं, इसके खात्मे के लिए, जहर के खात्मे के लिए, इस मुल्क, इस देश को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश में मोहब्बतों की फिजाओं को आम करने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने बहुत मौका दिया, सपा को दिया, बीएसपी को दिया, कांग्रेस को दिया। अब मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आज आपके सामने एक ताकतवर रूप में संकल्प मोर्चा, जिसकी ओम प्रकाश राजभर क़यादत कर रहा है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इनका साथ दें, मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करें। और जो लोग राजभर साहब को और असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम का बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, प्यारे, हम बी टीम नहीं है, हम बी टीम नहीं है, हम वो टीम है, हम तराजू का वो पल्ला है कि जिसका साथ देंगे वो तख्त पर बैठ जाएगा, हम जिसका साथ छोड़ देंगे वो तख्ते पर लेट जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो अब तुम अपनी फिक्र करो और तुम वो बात याद रखो। ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टी से कहना चाह रहा हूं, जो ये समझते हैं कि मुसलमान हो या राजभर हो या दलित हो या बैकवर्ड क्लास हो, उसका तो हमारे जेब में है। नहीं, अब तुम्हारे जेब में कोई चीज नहीं रखा गया है, तुम्हारी जेब खाली हो चुकी है। तुम बेईमान थे, इसलिए तुम्हारे लोग तुमको छोड़कर चले गए। अब सबकी नजरें ओम प्रकाश राजभर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ लगी हुई है। आज हम जहां कहीं भी जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग जमा होकर हमारे हौसले को बुलंद करते और कहते हैं कि आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश को बचाइए। उत्तर प्रदेश में एक नई सियासी क़यादत की और एक नई सियासी फिजाओं को पैदा करने की जरूरत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 5 साल पहले आपने बहुत सी पार्टियों को वोट दिया। मैं 5 साल पहले भी उत्तर प्रदेश में मुख्तलिफ मुकामात पर जाकर अपनी बात को रखा, मगर उस वक्त आपको कहा गया था कि सेकुलरिज्म को बचाना,
आपको कहा गया था कि सेकुलरिज्म को बचाना है, सेकुलरिज्म को बचाना है, और आपने देख लिया कि सेकुलरिज्म को तो नहीं बचा पाए मगर अपने खानदान को बचा दिए। सेकुलरिज्म को तो बचा नहीं पाए मगर अपने रिश्तेदारों को बचा दिए। और हुआ क्या कि नुकसान उनका नहीं हुआ जो कल मुख्यमंत्री थे, आज भी वो आराम से अपने घर में सो रहे हैं, मगर बुरा हाल किसका हो गया? बुरा हाल मेरा हो गया। आज मेरी आवाज को दबा दिया जाता है। मेरे महल्ले जात में, मेरे गांव में, मेरे शहर में जहां पर गरीब और कमजोर बसता है वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं किया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, इसलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि एक विकल्प, एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आपके सामने आया है, आप इसका साथ दीजिए। और फिर बहुत से लोग मुझे ये पैगाम दिए कि किसी ने कुरान करीम के बारे में कुछ कह दिया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन लोगों के बारे में क्या कह सकते हैं? नाम वसीम होगा, ये नाम वसीम नहीं बल्कि इसको तो लईम पुकारना चाहिए, इसको तो लईम पुकारना चाहिए। और ये लोग वो लोग हैं जो फिरका परस्ती को इजाफा करना चाहती हैं। ये वो लोग हैं जो हमारी सफों में इंतशार को बर्पा करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं हमारे अख्तलाफात को और फरोग देना चाहते हैं। जो लोग कुरान के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं तुमको लईन कहता हूं, मैं तुमको अबू जहल का जानशीन कहता हूं, मैं तुमको फिरौन का बेटा कहता हूं, मैं तुमको नमरूद की औलाद कहता हूं। अरे वो कुरान अगर शेर खुदा हजरत अली है जिनको असदुल्लाह कहा जाता है, क्या असदुल्लाह की मौजूदगी में कोई कलामुल्लाह में इजाफा या कमी कर सकता था? जिस अहले बैत के घर में कुरान करीम को नाजिल किया गया, आज तुम इस तरह की वाहियात बातें करते हो। इंशाअल्लाह ताला तुम बेइज्जत होगे और दुनिया देखेगी तुमको कि तुम्हारी बेइज्जती हो, और तुम जिंदा जरूर रहोगे। इंशाअल्लाह तुम 130 साल जिंदा रहोगे, जल्दी नहीं जाओगे प्यारे, आराम से रहोगे। तुम देखोगे कि क्या होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक और बात आप तक कहना था कि मजलिस के ताल्लुक से लोग हमको कहते हैं कि जहां लड़ते हैं वहां बीजेपी जीत जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, अमेठी में तो मेरा कैंडिडेट नहीं था, कैसे हार गए प्यारे वहां पर? हम तो नहीं थे वहां पर, हम तो नहीं थे। अच्छा, फिर समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े परिवार के लोग हार गए, बड़े बड़े लोग हार गए, कन्नौज से हार गए, हारे ना, कन्नौज से हार गए। वो क्या मैं था यार? ओम प्रकाश साहब जाकर पढ़कर फूक कर आए थे क्या? आप वहां पर हार गए। आप हारते हैं तो उसका कोई तस्करा नहीं होता। अब हम जब आगे बढ़कर गरीब मजलूम अवाम के इंसाफ के लिए लड़ते हैं तो इनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है, इनको सर में दर्द शुरू हो जाता है। जरूर आपके सर में दर्द होना चाहिए, आपको तकलीफ होना चाहिए। अभी भी वक्त है हमारी इन बातों का जिसका जिक्र ओम प्रकाश राजभर साहब ने किया। संजीदगी से गौर करिए, उस पर सोचिए, वरना नुकसान हमारा कुछ भी नहीं है। हमारे पास ना कोई महल है, ना हमारे पास कोई चीज है। अगर फिर तुम चले गए गुमनामी की वादियों में तो याद रखो जो तुम्हारा महल तुम्हारे पास है वो इंशाअल्लाह कहीं वीरान ना बन जाए, वरना दुनिया देख कर कहेगी कि हाँ ये खंडेर बता रहा है कि इमारत किसी जमाने में शानदार थी। अब इनको सोचना है कि क्या इक़दाम करना है। हम और राजभर साहब बिहार में मिलकर इलेक्शन लड़े थे, हम वहां पर भी अपने पार्टी को मजलिस और राजभर साहब साथ थे।
बिहार में मजलिस के 5 एमएलए जीत कर गए और जीत कर सीमांचल के इलाके से गए। जिस तरह आपके उतरौला, जिस तरह आपका ये जिला पसमानदा है एतबार से, उसी तरह सीमांचल का इलाका पसमानदा है, बैकवर्ड है। मगर हमारे 5 एमएलए जब बिहार की विधानसभा में जीत कर गए तो वहां पर जाकर उन्होंने गूंगों की तरह बैठकर, खामोश बैठकर, जैसा कोई मुशायरे में बैठकर शायर को सुनता है, हमने वो काम नहीं किया। बिहार के विधानसभा के दरो दीवार को मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली ने हिलाकर रख दिया। जिस तरह ओम प्रकाश राजभर साहब ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा को खड़े होकर बेखौफ होकर आवाम के मसाइल को बयान करते हैं, उसी तरह मजलिस के एमएलए बिहार की विधानसभा में हर मसले को उठाते हैं। इतना उठाया कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने चिढ़ गए, गुस्सा आया और कहा कि मैं देख लूंगा। तो हम नीतीश कुमार से कहे कि आप क्या देखेंगे, अल्लाह हमारे को देखने वाला है, ऐसे 56 आकर चले गए। मगर बताने का मकसद ये है कि आपके नुमाइंदे अगर इस संकल्प मोर्चा के तहत मजलिस और जनाब राजभर साहब की पार्टी के लोग एक बहुत बड़ी तादाद में इंशाअल्लाह अब कामयाब होकर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खामोश नहीं बैठेंगे। उत्तरौला के इंसाफ के लिए डॉक्टर मन्नान लड़ेगा, उत्तरौला के इंसाफ के लिए डॉक्टर मन्नान जीतेगा, उत्तरौला के डेवलपमेंट के लिए डॉक्टर मन्नान हुकूमत वक्त से अपने मुतालिबात को मनवा लेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारा इत्तेहाद सिर्फ आने वाले विधानसभा इलेक्शन के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले जिला परिषद के इलेक्शन के लिए भी है। और इंशाअल्लाह ताला अगर 2024 में पार्लियामेंट के इंतखाबात होंगे तो मजलिस और ओम प्रकाश राजभर साहब मिलकर पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ेंगे। और हमारी ये ख्वाहिश होगी कि ओम प्रकाश राजभर साहब के नुमाइंदे भारत की संसद में भी ये पीला और हरा झंडा लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे फिर से अपील कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए। ये जो संकल्प मोर्चा बनाया गया है, इसकी सरपरस्ती करिए, इसके लिए दुआ करिए, इसको कामयाब करिए, मुल्क के संविधान को बचाइए। उत्तर प्रदेश में ये जो नाइंसाफी का दौर चल रहा है, उसका खात्मा करिए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को बड़ा गुरूर है कि क़यामत कभी नहीं आएगी। योगी जी, क़यामत आएगी इंशाअल्लाह ताला। एक सियासी क़यामत आइंदा साल आएगी और दुनिया की क़यामत तो आने वाली है, वो आपको सबको मालूम। मगर हम आज मिलकर काम करेंगे। मैं मानता हूं ये काम आसान नहीं है, ये काम बड़ी मुश्किल का काम है, मगर वो इंसानी का इंसान जो मुश्किल काम ना करे, और हमको ये मुश्किल काम करना है। और मुझे यकीन है कि आपकी दुआओं की वजह से इंशाअल्लाह ताला, आपके साथ की वजह से, शौकत साहब की क़यादत में जो उत्तर प्रदेश में मेरे तमाम मजलिस रुफ़ा काम कर रहे हैं, उनको आप कामयाब और कामरान करेंगे। गुजरात मजलिस गई और गुजरात में मजलिस ने अहमदाबाद में बल्दिया के इंतखाबात में हिस्सा लिया। वहां पर अहमदाबाद में मजलिस के 7 अरकान बल्दिया कामयाब हुए। गोधरा में 7 जीते। मोडासा में मजलिस सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी मोडासा में बनी। कांग्रेस को हमारे से मजलिस से कम सीटें मिली। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, मैं तुमसे कह रहा हूं, नौजवानों, मैं तुमसे मुखातिब होकर कह रहा हूं कि आने वाला कल तुम्हारा है, आने वाला मुस्तकबिल नौजवानों तुम्हारा है। नौजवानों, अगर तुम नहीं चाहते कि जिस तरह तुम्हारे बाप दादा तकालीफ के दौर से गुजरे, जिस तरह नाइंसाफी तुम्हारे वालिद और तुम्हारे दादा से हुई, नौजवानों, मैं तुमसे मुखातिब होकर कह रहा हूं
ये लड़ाई तुम्हारे लिए है, ये लड़ाई तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल के लिए। अगर आज तुम इस संकल्प मोर्चे का साथ नहीं दोगे तो कल अगर तुम्हारा दिन खराब होगा, तुम्हारा मुस्तकबिल खराब होगा, तो इसकी जिम्मेदारी तुम पर आए होगी। नौजवानों मुत्तहिद हो जाओ। यकीनन इख्तलाफ हो सकता है और इख्तलाफ फितरी चीज है, मगर इख्तलाफ इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि मैं अपने हाथों से अपने मुस्तकबिल को कुचल कर रख दूं। मैं अपनी मां और बहनों से कह रहा हूं, मेरी सरदार मां और बहनों से भीख मांग रहा हूं कि जिस तरह तुमने अपनी जिंदगी खौफ में गुजार दी कि क्या होगा, आज हम तुमसे अपील कर रहे हैं कि तुम अपने बच्चों की सरपरस्ती करो, अपने बच्चों के हौसलों को बुलंद रखो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यकीनन ये डर और खौफ के माहौल का खात्मा होगा। मैं अपने बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आप हमारी सरपरस्ती करिए। आपने बड़े मसायब और मुश्किलात के दौर में अपनी जिंदगी को गुजारा है। आपने इस रियासत में बड़े बड़े वाहियात किस्म के हादसात और वाकयात को देखा। आपने बाबरी मस्जिद की शहादत को देखा, आपने फसादात को देखा। मैं अपने बुजुर्गों से इल्तिजा कर रहा हूं कि आप मुझ जैसे दीवाने की सरपरस्ती करो, मुझे आप गाइड करो। अगर मैं गलती करता हूं तो मुझे सही करो। आप मेरा हाथ पकड़कर इस अंधेरी रात में एक रोशनी का मीनार बनकर मुझे रास्ता दिखाओ। मुझे खौफ नहीं है, मैं आग में कूदने को तैयार हूं, मैं खाई में कूदने को तैयार हूं। इसलिए तैयार हूं कि मैं चाहता हूं कि मुझे हक मिले, इन बच्चों को उनका रोशन मुस्तकबिल उनको मिले। मैं चाहता हूं कि माओं को उनकी जिंदगी, अल्लाह जब तक उनको जिंदा रखेगा, उनकी जिंदगी में उनके बच्चों को उनका हक मिले, रोशन मुस्तकबिल मिले। हमारे बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम हो, जुल्म का खात्मा हो। अरे अगर आज जरूरत है तो स्कूल और यूनिवर्सिटी में हमें अपने अपने बच्चों को भरने की जरूरत है। मगर ये हकीकत है कि बजाय यूनिवर्सिटी और स्कूलों में हमारे बच्चे तालीम हासिल करें, हमको जेलों में डालकर हमारी जवानी को सड़ा दिया जाता है। कौन है पूछने वाला, बताओ? वो बच्चे जो सड़ रहे हैं जेलों में, मासूम नौजवान जेल में डाल दिए जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई सियासी पार्टी उनके लिए आवाज नहीं उठाती। और जब इलेक्शन आ जाता है तो बड़े हमदर्द बनकर आते हैं। ये इसलिए हो रहा है कि आपकी आवाज नहीं है, आपकी क़यादत नहीं है। बाहर में जाए ये लोग जो बातें करते हैं सेकुलरिज्म, मैं सेकुलरिज्म का कूली नहीं हूं। बकौल ओम प्रकाश राजभर साहब के कि हम लोडर नहीं, हम तुमको लीडर बनाने आए हैं और तुमको लीडर बनाकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। उत्तर प्रदेश में आप लीडर बनेंगे, उत्तर प्रदेश में आप कायद बनेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो दिन करीब है कि जब तक तुम्हारी आवाज के बगैर तुम्हारे और किसी गरीब के मुकद्दर के फैसले नहीं किए जाएंगे। आज आपको कायद बनना है, लीडर बनना है। और तुम याद रखो, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर को सुनकर तुम लीडर नहीं बन जाओगे, बल्कि मेहनत करना पड़ेगा, जुस्तजू करना पड़ेगा, ईसार और कुर्बानी के मुजाहरे करना पड़ेगा, बेनफ्स होकर अपने काज के लिए काम करना पड़ेगा। और हमारा काज ये है कि उत्तर प्रदेश के मजलूम अवाम को इंसाफ मिले, चाहे वो किसी मजहब का हो, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आखिर में आपसे एक और बात की अपील करूंगा कि अपनी बीवियों की और अपने बच्चियों की